मतलब कुल मिला के डाटा मैंने क्वेश्चन का रीड कर दिया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकाल के दिखाना है उसको, इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है आपको, पूरे फर्म की वैल्यू नहीं निकालने होगा उसने। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, FCFE वाला लगेगा, यानी कि फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी निकालेंगे। अब फ्री कैश फ्लो इक्विटी शुरू कहाँ से होता था आपका, फ्री कैश फ्लो इक्विटी शुरू होता था सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, यानी कि नेट इनकम से। लेकिन जैसा देश वैसा बेच, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पर शेयर बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो क्या आप भी अर्निंग पर शेयर पे क्यों ना काम कर लें, इसकी जगह इसको सब्सटीट्यूट कर लो EPS से। हम EPS से काम शुरू कर देंगे बेटा। अगर मेरे पास पूरा डाटा होता तो मैं ऐसे इसी के बेस बना लेता, लेकिन पूरा डाटा नहीं दे के उसमें सारा डाटा आगे शेयर बेसिस पे दे रखा है। तो मैंने कहा मैं अभी अर्निंग को भी पर शेयर बेसिस दे देता हूँ, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। तो मैं EPS लिख देता हूँ, कितना निकाला था मैंने 8.923 शायद यही था, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐड बैक करते हैं हम, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, माइनस क्या करेंगे, इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ होएगा वो माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन की यूनिक बात क्या है, ये क्वेश्चन को खास बनाने वाली बात ये कि यहाँ पे आपको उसने आपको स्ट्रक्चर दे दिया था। सर कई बच्चे तो ऐसे ही कन्फ्यूज़ हो गए होंगे बीच में कि सर डेट की रेशियो दे दी, इक्विटी की रेशियो दे दी, तो मतलब वो तो निकालने बैठ के ढूंढने लगे होंगे इंटरेस्ट का डाटा कहाँ पे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालें। अरे नालायक, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के क्या करोगे, ये क्वेश्चन किसका है, FCFE का है। यहाँ पे सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डाटा सीधा केपम निकाल के हमने निकाल दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चक्कर में ना पड़ना। ये 27% 73% दे रखा है आपको डेट रेशो, ये क्यों दे रखी है बेटा, इसलिए दे रखी है कि अब आप जो भी डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे, जो भी आप इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल करेंगे, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की आप एडजस्टमेंट करने वाले हैं, उसके अंदर क्या करोगे, सिर्फ इक्विटी कंपोनेंट लोगे। और इक्विटी कंपोनेंट कितना है, 100 माइनस 27, जो डेट को है उसको माइनस कर दो, 73% बचा ना इक्विटी का। तो जो डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगी, इक्विटी का हिस्सा ऐड बैक होगी, जो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी सिर्फ इक्विटी के हिस्सा 73% नहीं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इक्विटी वाला होएगा। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया, आया सर। तो हम यहाँ से फिगर्स लिखेंगे फटाफट तेज़ी से। डेप्रिसिएशन है 39, तो मैं यहाँ लिखूँ 39 इंटू 73%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 47 इंटू 73%, और चेंज इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 3.45 इंटू 73%। चलो जी, तो थोड़ी सी जगह की होगी कमी, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो 39 इंटू 0.73 कितना आता है भैया, 28.47, ये ऐड होएगा, और 3.45 इंटू 0.73 कितना आता है बेटा, 2.5185, ये आपका माइनस हो जाएगा, और 47 इंटू 0.73 कितना आता है जी, 34.31, इसे भी माइनस करेंगे। तेज़ी से कैलकुलेटर घुमाएंगे जी, 8.923 प्लस 28.47 माइनस 2.5185 और माइनस 34.31 जी, तो ये आ गया 0.5645। ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है पर शेयर बेसिस, जैसा देश वैसा बेच, गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे सर जी। यस सर। तो क्वेश्चन ने जैसा डाटा दिया था मैंने भी उसको वैसे ही अपने आप मॉडिफाई कर दिया अपने फॉर्मूले को, है ना। तो 0.5645 मेरे पास फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ गया। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इसके लिए क्या रेलेवेंट था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बोलना नालायक। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था, 8.86% था ना। तो जी भी दे रखा था, या अगर आपकी यादाश्त तेज हो तो जी कितना दे रखा था, 8%। मेरी तो तेज़ नहीं है, मुझे बस इतना याद था कि जी दे जरूर रखा था, तो जी आ गया 8%। तो क्या मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ इसको फटाफट। तो ये आपका कैश फ्लो आ गया 0.5645 इंटू 1.08, यानी कि हम D1 पे काम करते हैं बेटा। P0 निकालना होता है तो D1 की सहायता लेते हैं, और D1 कैसे बनेगा, अगर उस पर ग्रोथ लगा लेंगे। तो नीचे करते थे के माइनस जी करते थे कि नहीं करते थे, 0.0886 माइनस 0.08। तो अब देखें ज़रा क्या वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके, 0.0886 माइनस 0.08 एम प्लस 0.5645 इंटू 1.08, तो ये आ गया आपका 70 रुपये 89 पैसे लगभग अप्रॉक्सीमेट। तो आपकी पर शेयर की वैल्यू होगी। इसी के साथ आपका जो है क्वेश्चन वो फिनिश होता है। अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा होता कि पूरी फर्म की वैल्यू निकालो तो कुछ और चीज़ें लगती हैं। यहाँ पे इक्विटी की वैल्यू पूछी थी, वो भी पर शेयर पूछी थी, पर शेयर की वैल्यू निकाल दी। अगर इसे आप पूरी ओवरऑल इक्विटी की वैल्यू निकालनी हो तो 70.89 को, जितने आपने करोड़, टोटल नंबर करोड़ कितने थे आपके,
32.5 करोड़ शेयर थे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी ओवरऑल इक्विटी की जो है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी जी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब क्वेश्चन के अंदर एक ना फंडामेंटल गलती भी है बेटा, जो इंस्टीट्यूट ने शायद कर दी है करते करते इसको, लेकिन कई सालों से क्वेश्चन पड़ा हुआ स्टडी मटेरियल में, तो ज़्यादा इसके ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन हल्की सी चर्चा करके मैं आपको ऊपर छोड़ दूँगा। जो आपका EPS था 8.923 का, क्या इसमें डेप्रिसिएशन 100% माइनस थी कि नहीं थी सर? द आंसर इज़ येस, 100% डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस हो रही थी, लेकिन ऐड बैक कितनी करी आपने? सिर्फ 73% ऐड बैक करी। भाई अगर FCF ही निकालना ही था आपको, तो या तो फिर ऊपर EPS में भी एडजस्टमेंट करते पहले, उसको भी माइनस भी 73% ही करते डेप्रिसिएशन को, और फिर यहाँ पे 73% ही ऐड बैक करते। लेकिन ऊपर तो आपने पूरी 100% माइनस कर दी और ऐड बैक सिर्फ 73% करी। तो ये कहीं ना कहीं ये एक फ्लॉ है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, जो इन्होंने करते हुए सॉल्व कर दिया है। पर आप इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता याद करने में कोई दिक्कत होगी। आप इतनी सी बात अल्टीमेटली याद भी कर सकते हैं कि हमने ऐसे ही करना है, और ऐसे ही आसान भी है बेटा। क्या करना एडजस्टमेंट के चक्कर में पड़ गए, जब इंस्टीट्यूट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा तो हम क्यों करें फिर, है ना। तो लेट इट बी लाइक इट इज़ एंड कंटिन्यू विद इट एज इट इज़। तो ये हमारा क्वेश्चन था पूरा। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, मैंने कोशिश करी कि इसे आपके साथ और भी आसान करके करा जाए, और अगर आपको समझ आया तो ज़रूर एक एप्रिसिएशन ज़रूर दे देना।